पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब जैसलमेर के राजकुमारों ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की मां की सोने चांदी की अशर्फियां लूट लीं, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में 7,000 अश्वारोहियों की सेना को जैसलमेर राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा। घेरा लगभग 3 वर्ष तक चलता रहा, किंतु भाटियों ने हार नहीं मानी। जब अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को जैसलमेर के मोर्चे पर भेजा, तो जैसलमेर की सेना ने उसमें कसकर मार लगाई, जिससे मलिक काफूर को मोर्चा छोड़कर दिल्ली भाग जाना पड़ा। दिल्ली की सेना के भाग जाने के बाद राजपूतों ने उन पत्थरों को नीचे से उठाकर फिर से दुर्ग की प्राचीर पर रख लिया। वे पत्थर आज भी जीत की निशानी के रूप में दुर्ग की प्राचीर पर रखे हुए हैं। जैसलमेर की सेना ने दुर्ग की मरम्मत कर ली तथा रसद आदि का भी अच्छा प्रबंध कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि दिल्ली की सेना लौटकर अवश्य आएगी तथा इस बार पहले से भी अधिक बड़ी सेना आएगी। मलिक काफूर की शर्मनाक पराजय के बाद अमीर कमालुद्दीन गुर्ग को सुल्तान के सामने स्वयं को सही सिद्ध करने का अवसर प्राप्त हो गया। सुल्तान ने मलिक काफूर को जैसलमेर अभियान से हटा दिया तथा कमालुद्दीन गुर्ग को ही फिर से जैसलमेर अभियान का मुखिया बना दिया। शाही सेना के वापस आने से पहले जैसलमेर दुर्ग में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं, जिनका दुर्ग की सुरक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा। हुआ यह कि कुछ वर्ष पहले जैसलमेर के एक मंत्री विक्रम सिंह पर गबन का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण रावल जैत सिंह ने मंत्री विक्रम सिंह को अपने राज्य से निकाल दिया था। जब विक्रम सिंह को ज्ञात हुआ कि दिल्ली की सेना दोबारा जैसलमेर आ रही है, तो विक्रम सिंह ने रावल जैत सिंह के पास अनुरोध भिजवाया कि मातृभूमि पर आए इस संकट में वह मातृभूमि की सेवा करना चाहता है। इस पर रावल जैत सिंह ने विक्रम सिंह को फिर से अपनी सेवा में रख लिया। विक्रम सिंह के अनुरोध पर रावल ने गबन के पुराने आरोपों की जांच करवाई, तो उसमें विक्रम सिंह निर्दोष पाया गया। इस कारण झूठा आरोप लगाने वाले मंत्रियों को जैसलमेर छोड़कर जाना पड़ा। इस घटना के कुछ दिन बाद ही रावल जैत सिंह की मृत्यु हो गई तथा उसका बड़ा पुत्र मूलराज भाटी जैसलमेर का रावल बन गया। दिल्ली का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग एक बार फिर से एक बड़ी सेना लेकर जैसलमेर पहुंचा और दुर्ग को घेर कर बैठ गया। इस बार घेरा बहुत लंबा चला। जैसलमेर की ख्यातों में लिखा है कि 12 साल तक शाही सेना दुर्ग को घेर कर बैठी रही, किंतु दुर्ग में नहीं घुस सकी। इस अवधि को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकारा जा सकता, किंतु इतना अवश्य है कि इस बार का घेरा पहले से भी अधिक लंबी अवधि तक चला। धीरे धीरे दुर्ग में रसद पानी समाप्त होने लगा, यहाँ तक कि केवल पशुओं के खाने के लिए ग्वार ही बचा रहा। इस पर रावल मूलराज एवं उसके भाई रतन सिंह ने साका करने का निर्णय लिया। एक रात दुर्ग के भीतर की समस्त औरतों ने जौहर किया। रावल मूलराज ने अपने वंश को बचाए रखने के लिए अपने पुत्रों घड़सी एवं लक्ष्मण को भाटी चानन एवं उनड़ के संरक्षण में दुर्ग से बाहर भेज दिया। दूसरे दिन प्रातः होते ही रावल मूलराज और उसके भाई रतन सिंह ने दुर्ग के फाटक खुलवाए। हिंदू वीर सिर पर केसरिया बांधकर एवं मुंह में तुलसी दल रखकर दुर्ग से बाहर निकले तथा तुर्की सेना पर टूट पड़े। तुर्की सेना भी इस आक्रमण के लिए पहले से ही तैयार थी।
अंत में राजपूतों की ओर से लड़ रहा प्रत्येक पुरुष युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुआ। जैसलमेर ख्यात जैसलमेर की तवारीख एवं कर्नल टॉड की पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज में इस युद्ध का वर्णन हुआ है, किंतु किसी भी मुस्लिम तवारीख में इस युद्ध का उल्लेख नहीं हुआ है। जैसलमेर दुर्ग के संभवनाथ जैन मंदिर में विक्रम संवत 1497 अर्थात ईस्वी 1440 का एक शिलालेख मिला है जिसमें इस युद्ध का उल्लेख किया गया है। जैसलमेर दुर्ग में स्थित पार्श्वनाथ जैन मंदिर में विक्रम संवत 1473 अर्थात ईस्वी 1416 का एक शिलालेख मिला है जिसमें कहा गया है कि रावल घड़सी ने म्लेच्छों को मारकर इस दुर्ग को वापस अपने अधिकार में लिया। ये शिलालेख इस ओर संकेत करते हैं कि भाटियों ने किसी युद्ध में जैसलमेर के दुर्ग को गंवा दिया था, जिसे बाद में रावल घड़सी ने फिर से अपने अधिकार में ले लिया। कुछ अन्य स्रोतों से पुष्टि होती है कि अलाउद्दीन की सेना ने ईस्वी 1314 में जैसलमेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह घेरा 6 साल तक चला था, क्योंकि घेरा आरंभ होने की तिथि ईस्वी 1308 से पहले नहीं हो सकती। यह देखकर हैरानी होती है कि इतने साल तक चले इस अभियान के संबंध में किसी भी फारसी लेख में एक पंक्ति तक नहीं लिखी गई है। जैसलमेर के निर्जन मुस्लिम दुर्ग पर मुस्लिम सेना का अधिकार हो गया। कमालुद्दीन गुर्ग ने दुर्ग पर एक चौकी स्थापित की तथा अपने कुछ सैनिक वहां नियुक्त कर दिए। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की सेना फिर से दिल्ली लौट गई। जब इन सैनिकों के उपयोग के लिए दिल्ली से रसद एवं कोष आता था, तब भाटी राज परिवार की शाखा के वंशज दूदा तथा तिलोकसी उस रसद एवं कोष को लूट लेते थे। इस कारण दुर्ग में नियुक्त तुर्की सैनिक भूखों मरने लगे। जैसलमेर का दुर्ग ऐसे विकट रेगिस्तान में स्थित था जहां सैकड़ों मील दूर तक रेत के टीलों के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता था। दुर्ग के चारों ओर रेत के गुब्बार उड़ते थे, जिनके कारण दिन में भी एक दूसरे की शक्ल तक दिखाई नहीं देती थी। दुर्ग में रहने वाले राजपूत सैनिकों के परिवार खेती करके अपने खाने लायक बाजरा उगा लेते थे और भेड़ बकरी आदि पशुओं को पाल लेते थे, किंतु उनके चले जाने के बाद न तो कोई बाजरा उगाने वाला बचा था और न भेड़ बकरी आदि दुधारू पशुओं को पालने वाला। यह दुर्ग जिस पहाड़ी पर स्थित था, उस पहाड़ी पर कुछ प्राकृतिक तालाब बने हुए थे जो दुर्ग की सीमा के भीतर स्थित थे। इनमें भरे हुए पानी से मनुष्यों का काम चल जाता था, अन्यथा कोसों दूर तक पानी की कोई उपलब्धता नहीं थी। तुर्की सैनिक इन परिस्थितियों में रहने के अभ्यस्त नहीं थे, अतः एक दिन उन्होंने दुर्ग के दरवाजे बंद करके उनके बाहर कांटों की बाड़ लगा दी तथा चुपचाप दुर्ग खाली करके चले गए। इन तुर्की सैनिकों के साथ एक फकीर भी दुर्ग में रहने लगा था। उसे भी दुर्ग खाली करके जाना पड़ा। एक दिन वह फकीर निकटवर्ती महेबा राज्य के शासक जगमाल राठौड़ से मिलने के लिए गया। जब उसने जगमाल राठौड़ को बताया कि तुर्की सैनिक जैसलमेर दुर्ग खाली करके भाग गए हैं, तो जगमाल ने 300 ऊंट गाड़ियों पर अपने सैनिकों को बैठाकर दुर्ग पर अधिकार करने के लिए भेजा। इसी बीच भाटी राज परिवार के वंशज दूदा को भी मुसलमानों द्वारा किला खाली किए जाने की सूचना मिल गई। वह भी अपने सिपाहियों सहित दुर्ग में लौट आया। जब महेबा के सैनिक जैसलमेर दुर्ग पर अधिकार करने पहुंचे, तो दूदा ने उन्हें भगा दिया तथा उनके 300 ऊंट गाड़ों को भी छीन लिया।
अगली कड़ी में देखिए, मंगोल अपनी वेश्याओं को लेकर जालौर से भाग गए। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।